यू, नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। बच्चों, आज बारी है डॉक्ट्राइन्स ऑफ कंपनीज एक्ट में हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन के बारे में बात करने की, और वो है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में एक क्विक सा रिकैप हम अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का पढ़ने वाले। इनफैक्ट आप अगर एक ऐसा बच्चा हो जो कि इसे पहली बार भी पढ़ रहे हो, तो इस एक सेशन से आप डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को और इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगले 10 मिनट के लिए मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए। करते हैं शुरुआत डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की सबसे बेसिक मीनिंग से। सबसे पहले समझते हैं डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है। वेल, डॉक्ट्राइन बेसिकली रेफर्स टू सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स। आप इन्हें स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं, आप इन्हें बेंचमार्क्स भी बोल सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक आपने कोई कार्य करा और बाद में वो एक स्टैंडर्ड बन गया। यू रिमेंबर सोर्सेस ऑफ लॉ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं अबाउट सर्टन एक्ट्स दैट बिकम अ स्टैंडर्ड। मतलब जहां लॉ नहीं है वहां केस लॉ है, और वो केस लॉ हमारे लिए लॉ को सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक यही चीजें डॉक्ट्राइन्स में होती है। डॉक्ट्राइन्स आर सर्टेन काइंड्स ऑफ बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। दे आर नॉट डायरेक्ट सेक्शंस बट सर्टेन केस लॉज दैट हैपेंड इन द रियल लाइफ, और उसके आधार पर हमने स्टैंडर्ड बना दी। अगली बार तुम इस स्थिति में फंसोगे तो तुम पर वही का वही केस लगेगा, वही की वही चीजें लगेंगी। दैट्स व्हाट वी कॉल डॉक्ट्राइन्स। अल्ट्रा वायर्स एक लैटिन टर्म होता है, और इस लैटिन टर्म का मतलब हमें यहाँ पर दिया गया समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ, अपनी सीमाओं से परे। सीमा हर चीज की होती है और हर चीज सीमा में ही अच्छी लगती है, ऐसा हम सारे लोग जानते हैं। तो बच्चों, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बेसिकली इज अ स्टैंडर्ड और अ बेंचमार्क दैट टेल्स अस दैट everything is good within its limits, and the moment it crosses the limits it turns into something that is completely void. हर कंपनी के लिए, अब ऑब्वियसली कंपनी के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों हर कंपनी के लिए उसकी ये सीमाएं या ये लिमिट्स उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। वैसे तो आप सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिगिनिंग अप विद द नेम क्लॉज। फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। नेम क्लॉज आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस या डोमिसाइल क्लॉज आता है, देन यू हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस, सॉरी डोमिसाइल रजिस्टर्ड ऑफिस, एंड देन यू हैव द ऑब्जेक्ट क्लॉज। फिर उसके बाद आता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और आपका सब्सक्राइबर्स क्लॉज। इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी के पावर्स क्या है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, व्हाटएवर, हम हर चीज इसमें लिखते हैं। एंड देन बच्चों, anything which is outside the specified objects and powers, या something that is not reasonably incidental to or necessary for the attainment of the objectives of the company, ऐसे हर काम को अल्ट्रावायर्स कहा जाता है। या तो जो सीधा सीधा आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो, या उसे परस्यू करने के लिए जो भी दूसरी सेकेंडरी या सब्सिडरी चीजें यानी कि इंसिडेंटल चीजें आप कर रहे हो फॉर द अटेनमेंट ऑफ योर मेन ऑब्जेक्टिव, तो वो सब वैलिड है। and anything and everything that is beyond that is called as void. मतलब अगर आपके ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि आप एक ऐसी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल जो कि मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो भाई फिर आप मीडिया इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी चीजें कर सकते हो। बच्चों अब मीडिया इंडस्ट्री में अगर अपन देखने जाए तो प्रिंट मीडिया भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है ना, सोशल मीडिया भी यहाँ पर आ जाता है, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मीडिया इसमें सब आ जाते हैं। ये इंसिडेंटल है, रिलेटेड है टू द अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव। पर एक कंपनी जो मीडिया इंडस्ट्री में है, अब अगर मान लो ये कंपनी काम करने लग जाती है इन द पेट्रोलियम सेक्टर, अब पेट्रोलियम और मीडिया का कोई डायरेक्ट लेना देना है क्या? आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? आर दे इंसिडेंटल फॉर द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव? पेट्रोलियम सेक्टर में काम करके क्या मीडिया इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? नहीं। तो एक ऐसी कंपनी जिसके मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि भाई तुम मीडिया इंडस्ट्री में काम करोगे, अगर वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करने लग जाए, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने लग जाए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब उसके लिए अलग चीजें हैं, वॉइड है, इन सब में काम करेगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स न्यूलिटी होते हैं बच्चों, नल होते हैं।
भले ही सारे मेंबर्स उस पे असेंट दे दे और उसको रेटिफाई कर दे, इनकी लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। And this means every ultra vires act of the company will not bind the company, and neither the company nor the other contracting parties can sue on it. A very very important point जिसपे case study निकलती है. By the way, doctrine of ultra vires के ऊपर theory question और case study question दोनों आ सकते हैं. तो ये इस एक पॉइंट पर, अरे रुको भाई अभी जरा, इस एक पेज पर यहां हमने ये चीज समझा, लिख रही हूँ साथ में थ्योरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल केस स्टडी भी आ सकता है। हमने ये समझा कि भाई डॉक्ट्राइन का मतलब है स्टैंडर्ड्स, अल्ट्रावाइज का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। हर कंपनी के लिए उसके पावर्स उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिए रहते हैं, और अगर किसी भी समय कंपनी इन मेन पावर्स से बाहर जाके कोई काम करती है, एनीथिंग दैट इज आउटसाइड दीज पावर्स और एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल टू फॉर द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स के बाहर जाके काम करते हो, तो वो सब चीजें न्यूलिटी है, नल है, वॉइड है, भले सारे के सारे मेंबर्स यूनानिमसली अपनी असेंट दे दे, इसको रेटिफाई नहीं कर सकते। ना कंपनीज से बाउंड है और ना थर्ड पार्टीज, एंड दिस मीन्स ना तो कंपनी थर्ड पार्टी पे, ना थर्ड पार्टी कंपनी पे कोई सूट फाइल कर सकती है अल्ट्रावाइज एक्ट के अंतर्गत करे गए ट्रांजैक्शंस पे। ठीक है, समझे यहां तक का मतलब ना। अगर इसके इफेक्ट की बात करने जाए बच्चों, तो अभी जो मैंने पिछले स्लाइड पे लिखा है उसको हम क्विकली यहाँ पर समअप कर सकते हैं। अल्ट्रावाइज कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं ये हमेशा नल एंड वॉइड होंगे, यानी कि इनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, नो लीगल वैलिडिटी। आप सारे लोग इसे कॉपी डाउन कर लीजिएगा, बाकी आप जानते तो हैं कि ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन अप कमेंट में, आपको मैं वो लिंक दे दूंगी, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों नल एंड वॉइड होते हैं, इनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। दे कैन नेवर बी रैटिफाइड, दे कैन नॉट बी रैटिफाइड। रैटिफाई का मतलब क्या होता है मैम? इनको असेंट देना, इनको सुधारना। अकाउंट्स में जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, लॉ में उसको रैटिफाई कहते हैं, गलती सुधारना। दे कैन नॉट बी रैटिफाइड, ये रैटिफाई कभी नहीं होते। एंड सबसे बड़ी चीज, कंपनी और थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ईच अदर, यानी कि अगर कोई अल्ट्रा वाइज ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे पर केस करने का अधिकार भी आपको नहीं मिलेगा। मीनिंग समझा, एग्जाम्पल समझा। अब आ जाते हैं केस लॉ के ऊपर, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सा केस लॉ आता है भाई हमारे सामने? आता है एक लैंडमार्क केस इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मैं काहे कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलूं? इन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावाइज, एंड दिस इज द एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची का केस। बच्चों, कंपनी को डालना है एक रेलवे लाइन बेल्जियम में, मेसर्स रेची नाम की फर्म से फाइनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पैसा दे देना ताकि हम रॉ मटेरियल खरीद सके और लेबर की हेल्प से वो रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक जो होता है वो डाल दे। बाद में कंपनी खुद इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है, रेप्यूटेट कर देती है कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को, और बोलती है भैया हमारे लिए तो ये अल्ट्रावाइज था, तो अब हम तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। रिची भाई ने तो पैसा दिया था, अभी रिची गरीब ना हो जाए तो वो तो कोर्ट केस कर देता है, हाउस ऑफ लॉज में पहुंच जाता है, बोलता है साहब इनके ऑब्जेक्ट्स में लिखा था जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम करना, भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर में तो रेलवे लाइन डालना आता है। दूसरा, मोरसो सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो थे इन्होंने रेटिफाई भी करा था। The contract was being ratified by the majority of the shareholders of the company। तो साहब ऐसे में तो ये कंपनी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट हो गया, मेन ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, तो ये कैसे रेप्यूटेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रावाइज बोल करके? गलत कर रहे हैं ये तो। हाउस ऑफ लॉज क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉज बोलते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स डज नॉट मीन रेलवे लाइन डालना। भाई जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के संबंध में होते हैं, जो कि इस कंपनी का काम था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नट बोल्ट कसना। रेलवे लाइन कसना is not a part of general contractors. The contract is definitely ultra vires and therefore null and void.
जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब छोटा मोटा जनरल कॉन्ट्रैक्ट करना जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा है, तो ये तो अल्ट्रा वायस हो जाएगा, डेफिनेटली ऐसी अल्ट्रा वायस है, और अल्ट्रा वायस का इफेक्ट होता है, स्यू नहीं कर सकते, केस वाज डिसाइडेड अगेंस्ट रिची। The court held that the company cannot make a ultra vires act to be valid even if all the shareholders have assented to it. सारे शेयरहोल्डर हाँ बोल दे तब भी कुछ नहीं हो सकता भाई, कोई तुम्हारे पास रेमेडी नहीं होती। द केस वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ एशबेरी रेलवे कैरेज कंपनी। हाँ इनने अल्ट्रा वायस करा है, रिची को 1 रुपया नहीं निकलना है, 1 रुपया नहीं मिलना है, खाली हाथ बैठा रह गया भाई रिची। पर कुछ एक्सेप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, और इसके ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। अल्ट्रा वायस एक्ट के लिए ये याद रखना कि अगर कोई चीज अल्ट्रा वायस टू द डायरेक्टर है लेकिन विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी यानी शेयर होल्डर्स के पावर्स में है, उनके लिए इंट्रा वायस है, तो इसको रेटिफाई कर सकते हैं बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। कोई चीज आर्टिकल्स में अल्ट्रा वायस दी गई है लेकिन मेमोरेंडम में आती है, तो फिर आप आर्टिकल को अल्टर कर लो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन द जनरल मीटिंग, और वो काम कर सकते हैं। अगर कोई काम करने का अधिकार कंपनी के पास था लेकिन उसको इरेग्युलरली करा, इरेग्युलरली कैसे करा, सही से नहीं करा। मानो लिखा था बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं होगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और आपने से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, तो फिर सारे के सारे शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेकर के आप उसे वैलिडेट करा सकते हो, आप उसे रेटिफाई करा सकते हो। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर 4 से 7 नंबर के क्वेश्चंस केस स्टडी के फॉर्म में 2 से 3 बार आ चुके हैं। अगर एक कंपनी अल्ट्रा वायस लोन लेती है यानी पावर के बाहर जाके, और उससे वो अपनी कोई इंट्रा वायस लोन को रीपे कर देती है, मानो मुझे ना बोरो करने का अधिकार सिर्फ 1 करोड़ का था, मैंने 5 करोड़ का लोन ले लिया और अपने पहले से चले आ रहे 4 करोड़ के लोन को चुका दिया। आई टुक एन अल्ट्रा वायस लोन एंड यूज्ड इट टू डिस्चार्ज माय इंट्रा वायस डेट। तो अब जिसने मुझे वो लोन दिया था ना, वैसे तो अल्ट्रा वायस ट्रांजैक्शंस में डेटर क्रेडिटर रिलेशन ही क्रिएट नहीं होता, नो पार्टी कैन सू, कंपनी थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी कंपनी पे नहीं कर सकती, लेकिन अल्ट्रा वायस लोन लेकर के आउटसाइड द पावर जाकर लोन लिया, लेकिन विद इन द पावर जो पहले से लोन था उसको पे ऑफ या डिस्चार्ज करा, तो लेंडर ऑफ दिस अल्ट्रा वायस कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड इन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट क्रेडिटर and he can recover the money, is entitled to be ranked as a creditor to the extent of which the money was so applied। मतलब अल्ट्रा वायस लोन भी चुकाना पड़ेगा अगर उससे लाइबिलिटी जो विद इन द पावर्स थी वो पे ऑफ करती, समझ रहे हो ना। ठीक है, अगला पॉइंट बोलता है अगर डायरेक्टर ने कोई पेमेंट करा है जो अल्ट्रा वायस था कंपनी के लिए, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो कंपनी को कंपेल नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि तुम मुझे ये पैसा दो, तुम्हारा पैसा अगर तुमने दे दिया तो समझो वो पैसा गया। And last, if an act is ultra vires the articles, it can be ratified by altering the articles by passing a special resolution in the general meeting। अब ये भी बताई भी थी मैं आप लोग को। तो ये सारे इसके इफेक्ट्स और एक्सेप्शन होते हैं, और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइस में इतनी ही चीजें हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइस का मीनिंग, इसके इफेक्ट्स, इसके एक्सेप्शन अलोंग विद द केस लॉ, एंड दैट्स इट इन द सेशन। मैंने आपको बोला था 12 से 15 मिनट में आप अपना पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायस अलोंग विद एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी वर्सेस रिची रिवाइज कर लेंगे, एंड ये हमने कर लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट के लिए अगले वीडियो में जल्दी मुझसे मिलिएगा, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने बहुत अच्छे से इसे रिवाइज करी। वो लाल वाला दिल जो बनाते हो ना, वो नीचे एक जरूर बना दीजिएगा सारे प्यारे बच्चे। नमस्ते।